हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा कोर्स चल रहा है फाइनल टच रिवीजन। ऑलरेडी हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण और समावयवता वाले चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं और आपने क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं जीओसी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि कार्बनिक यौगिकों का जो कार्बनिक रसायन जो है उसकी नींव है बेटा। सामान्य कार्बनिक रसायन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट करते हुए। देखो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं पहले मैं आपको। एक तो पढ़ेंगे अपन प्रेरणिक प्रभाव और उसका अनुप्रयोग, दूसरी पढ़ेंगे अपन अनुनाद प्रभाव, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अनुनाद जो संरचना बनाते हैं हम, उन अनुनाद संरचनाओं के स्थायित्व का क्रम पढ़ेंगे। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं वो देखेंगे। अनुनाद ऊर्जा और उसकी तुलना करेंगे। अतिसंयुग्मन देखेंगे। बंध लंबाई एवं बंध ऊर्जा की तुलना देखेंगे। काव्यनयन, काव्यनयन एवं कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व की तुलना देखेंगे। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा और दहन की ऊष्मा देखेंगे और अम्लीय एवं क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करेंगे। ठीक है ना, यहां से ही आपके क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और आगे वाले चैप्टर्स में भी इन्हीं टॉपिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। देखो जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव पढ़ना है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण काफी सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, जैसे बंध लंबाई में, बंध ऊर्जा में, क्षारीय सामर्थ्य में, अम्लीय सामर्थ्य में। ये सारे फर्क जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से आते हैं। अब ये प्रभाव जो है बेटा वो स्थायी प्रभाव भी हो सकते हैं, अस्थायी प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। पहले से यौगिक में जो मौजूद होंगे वो स्थायी होंगे और जो किसी बाहरी अभिकर्मक के आने की वजह से पैदा हुए होंगे वो कैसे होंगे बेटा? अस्थायी होंगे। मतलब स्थायी प्रभाव वो होंगे जिसमें मेरे आने से या मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमें उसे समझना है। अस्थायी प्रभाव वो होंगे जब बाहरी अभिकर्मक आएगा तो वो यौगिक में उत्पन्न होगा, जैसे ही उसको दूर ले जाएंगे वो खत्म हो जाएगा। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के अंदर वो स्थायी प्रभाव है। कौन कौन से स्थायी प्रभाव हमें देखना है? प्रेरणिक प्रभाव देखना है, मीजोमर प्रभाव देखना है और अतिसंयुग्मन देखना है। मैं पहले से इसलिए लिख के लाया हूं बेटा ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बचे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको रिवाइज करवा पाऊं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, रिविजन चल रहा है अपना। सबसे पहले हम लोग प्रेरणिक प्रभाव देखेंगे। एक यौगिक बना रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पर, CH3, CH2, CH2, Cl। हम लोगों ने IUPAC रिवाइज कर ली बेटा। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1-क्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नाम होगा। अब देखो सारा का सारा खेल, पूरा प्रेरणिक प्रभाव अपन इसी से समझ लेंगे। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। और आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन के अंदर विद्युत ऋणता का अंतर होता है। क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है। अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाता है बेटा? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हल्का सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा। जैसे आपने NaCl देखा होगा, NaCl के अंदर ये Na का इलेक्ट्रॉन है, ये Cl का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से Na वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl के ऊपर चला जाता है, इसलिए Cl पे माइनस आ जाता है और Na पे प्लस आवेश आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ खिसका है, इसका मतलब इसमें कैसा आवेश आएगा? आंशिक आवेश यानी कि आंशिक ऋणायन आवेश आएगा। इस कारण से इस कार्बन पर आंशिक धनायन आवेश आएगा। मैंने Δ1 पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर मैं Δ2, Δ3 लिखने वाला हूं और उस Δ1, Δ2, Δ3 को हम लोग तुलना भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों में विद्युत ऋणता के कारण यहाँ पे आंशिक ऋणायन और यहाँ पे आंशिक धनायन आ गया। अगर यहाँ क्लोरीन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, तो ये 3 कार्बन होते, इनमें कोई विद्युत ऋणता का अंतर नहीं था, तो उस केस में क्या होता बेटा? यहाँ पे कोई आवेश नहीं आ पाता। लेकिन अब इस कार्बन पे आवेश आ गया, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई कोई भी प्रजाति क्या चाहती है? स्थायी होना चाहती है, वो अपने आवेश को खत्म करना चाहती है, या तो वो लेके खत्म करेगी या दे के खत्म करेगी। तो ये क्या करेगा? अब इसके आगे वाले से खींचेगा तो उस पर Δ2 पॉजिटिव आवेश आएगा, फिर वो उसके आगे वाले से खींचेगा, फिर Δ3 पॉजिटिव आवेश आएगा। आप मुझे इतना सा बता दो, जितनी स्पीड से या जितने भयंकर तरीके से क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, क्या कार्बन उस कार्बन से उतने भयंकर तरीके से खींच पाएगा? नहीं। तो अगला वाला कार्बन उतने भयंकर तरीके से खींच पाएगा? नहीं। यानी कि हम साफ साफ बोल सकते हैं कि Δ1 पॉजिटिव जो है वो Δ2 पॉजिटिव से ज्यादा और Δ2 पॉजिटिव Δ3 पॉजिटिव से ज्यादा, और ये सारे पॉजिटिव जो होंगे जो आगे तक चल रहे होंगे, ये सब मिला के डेल्टा ऋणायन को, मतलब जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा, इनका जो संख्या आएगी वो एक दूसरे के बराबर आएगी। बात समझ में आती है क्या? अब यहां पर देखो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? क्लोरीन खींच रहा है।
फिर उसके बाद ये कार्बन थोड़ा सा कम खींच रहा है, फिर ये कार्बन और कम खींच रहा है। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे खींचने की टेंडेंसी बेटा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है ना, खींचने की टेंडेंसी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो क्लोरीन है ये कैसा समूह है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। जबकि ये पूरे के पूरे कार्बन का जो गुच्छा लगा हुआ है ये कैसा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अभी तक अपन ने प्रेरणिक प्रभाव कुछ नहीं सुना, अभी अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्लोरीन खींच रहा है, विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से खींच रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये जो सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से खिसका है क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर था, इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे खींचने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, प्रेरणिक प्रभाव कम होता जाएगा। यानी कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, जैसे जैसे दूर जाऊंगा प्रेरणिक प्रभाव कम होता चला जाएगा। 3 कार्बन के पश्चात हमें प्रेरणिक प्रभाव को नहीं देखना है या नगण्य मान लेना है। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो 0 होता है बेटा, उसको हम लेते नहीं भाई। किसी ना किसी को तो डेटम लेना पड़ेगा। जैसे स्थिति ऊर्जा निकालते हैं तो किसी ना किसी सरफेस को आप, किसी सरफेस की स्थिति ऊर्जा को 0 मानते हो, उसके सापेक्ष में दूसरी जगह की स्थिति ऊर्जा निकालते हो। वैसे हमने हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 मान लिया, उसके सापेक्ष में अपन किसी और परमाणु का प्रेरणिक प्रभाव देख रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहां से हमें क्या क्या चीजें समझ में आई कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब प्रेरणिक प्रभाव बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं वो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाते हैं। यानी कि जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन वो -I प्रभाव लगाएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो +I प्रभाव लगाएगा। एक ही यौगिक में दोनों चीजें मौजूद होगी। अब आप मुझे इतना सा बताओ, क्या ये मेरे आने से उत्पन्न हुआ है या पहले से यौगिक के अंदर था? पहले से था भाई, मैं तो समझा रहा हूं आपको कि इसके अंदर विद्युत ऋणता का अंतर है, खिसक गया इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ पहले से चल रहा होगा। इसका मतलब ये प्रभाव कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है। अच्छा, यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि ये प्रभाव प्रबल है या दुर्बल है, तो ये प्रभाव दुर्बल है बेटा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से विस्थानीकरण नहीं कर रहा है, आंशिक रूप से खिसक रहा है। अगर पूर्ण तरीके से इलेक्ट्रॉन चला जाता तो उस केस में यह प्रभाव कैसा होता बेटा, प्रबल प्रभाव होता है, लेकिन अभी दुर्बल प्रभाव है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछूं कि ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था क्या ये क्लोरीन के कक्षक में चला गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक नहीं बदलते हैं, वो जिसके थे उसी के रहते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन को खिसकाया है, ट्रांसफर नहीं किया है, किसी और को दिया नहीं है। बात समझ में आती है क्या? 2 प्रभाव के होते हैं, -I +I दोनों बता दिया। जो खींच रहा है वो -I, जो दे रहा है वो +I। अब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये मैंने लिख रखे हैं, आपको उसको नोट डाउन करना है। भाई स्थायी प्रभाव है, दुर्बल प्रभाव है ना, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, 3 कार्बन के पश्चात नगण्य हो जाता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, और क्या बताया, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक नहीं बदलते हैं। ये देखो आप, ये सारी की सारी बात लिखी हुई है। सबसे पहले तो परिभाषा, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव। अच्छा, मैं आपसे पूछूं प्रेरणिक प्रभाव का कारण क्या है, क्यों उत्पन्न हुआ किसी यौगिक के अंदर? तो एकमात्र रीजन है, एकमात्र कारण है प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होने का, वो है विद्युत ऋणता में अंतर। अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन खिसकता ही नहीं, आगे वालों की बैंड बजती ही नहीं। बात समझ में आती है? तो प्रेरणिक प्रभाव का कारण है विद्युत ऋणता में अंतर। उसके बाद प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव है, वो मैंने प्रूव कर दिया। दुर्बल प्रभाव क्यों है, वो मैंने प्रूव कर दिया। 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव नगण्य होता है, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है, और प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है। और कैसे होता है, दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इसके साथ साथ जो प्रेरणिक प्रभाव है उसमें इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक नहीं बदलते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं, दूसरे के पास चले नहीं जाते हैं। एक और बात है कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो योगात्मक प्रभाव होता है, मतलब जो भी समूह लगे होंगे वो सारे के सारे समूह का योगदान होकर प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। इसका उदाहरण मैं अभी आगे चल के ले लूंगा आपके साथ में, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पोस्ट करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको क्या करना है बेटा, आपको बताना है ये जो गोले में दिए गए समूह हैं इनका प्रेरणिक प्रभाव क्या लगेगा, +I लगेगा, -I लगेगा या लगेगा ही नहीं।
मैंने आपको बता दिया, जो खींच रहा होगा वो माइनस आई, जो दे रहा होगा वो प्लस आई। आपको बस इतना सा पता होना चाहिए किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, किसकी विद्युत ऋणता कम है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से पोस्ट करके आप ट्राई करो। तो यहां पर देखो, आपने ट्राई किया होगा, ये कार्बन जो है, बात को समझना, यहां पर ये कार्बन जो है वो sp3 है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और sp3 कार्बन में अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन होता है, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आई। तो ये पूरी की पूरी जो चक्रीय यौगिक लिखा हुआ है, इसका कौन सा लगेगा, प्लस आई। एक ही यौगिक में दोनों प्रभाव होते हैं, प्लस आई और माइनस आई दोनों होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, उसका माइनस आई प्रभाव लगेगा। अब तो आप ये वाला भी कर लोगे सर, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का माइनस आई लगेगा। फिर यहां पे देखो, ये कार्बन कैसा है, sp3 है, और ये कार्बन भी कैसा है, sp3 है। यानी कि यहां पर कोई विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है। और अगर विद्युत ऋणता का अंतर ही नहीं है तो काय का प्रेरणिक प्रभाव, वो तो आया ही विद्युत ऋणता की वजह से था। तो यहां पे प्रेरणिक प्रभाव क्या हो जाएगा, जीरो, कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, यहां पर इस कार्बन का sp2 संकरण है, इस कार्बन का sp3 संकरण है। जो गोले में दिया गया कार्बन है वो sp3 संकरित है, और sp3 वाला जो होता है उसकी विद्युत ऋणता कम होती है। और अगर विद्युत ऋणता कम है तो उसका प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई लगेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देगा ना कि खींचेगा। समझ गए आप। फिर यहां पे देखो, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp है। sp और sp2 में sp अधिक विद्युत ऋणी होता है, और अगर अधिक विद्युत ऋणी होता है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो कौन सा प्रभाव लगाएगा, माइनस आई प्रभाव लगाएगा। कितना सिंपल सा है, कितना लॉजिकल है कि नहीं। फिर आप यहां पर देखो, यहां पर ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, तो आपका आंसर आएगा कि प्रेरणिक प्रभाव यहां पर जीरो होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, यहां पर प्रेरणिक प्रभाव जीरो नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये केस लिया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको ऐसे बताते हैं कि यहाँ 6 sp2 है, यहाँ 2 sp2 है, तो 6 sp2 2 sp2 से ज्यादा खींचेंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता तो यहाँ 6 sp3 और 1 sp3 होता। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। वो थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों घूमते हैं। ये अंदर ही अंदर घूमने के कारण इसमें चक्रीय विद्युत उत्पन्न हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है, चक्रीय विद्युत उत्पन्न हो जाता है, और चक्रीय विद्युत उत्पन्न होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अगर इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ गई तो ये कम विद्युत ऋणी हो जाएगा, तो इसका प्लस आई प्रभाव लगने लगेगा। क्लियर है। इसके अलावा जो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस आई श्रेणी और प्लस आई श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका सवाल हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ये दोनों सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है वैसे ही याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं माइनस आई श्रेणी की बात करूं तो NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, और उसके बाद फिनाइल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव तो हमें पता ही है कि जीरो होता है। जिस तरह से मुझे याद है बिल्कुल आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे आपको याद होनी चाहिए। पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, इसको समझाना का कोई तुक नहीं बनता बेटा। बात समझ में आ रही है, पूरी एक्सपेरिमेंटल। भाई क्या लिखा हुआ है, विद्युत ऋणता का डाटा लिखा हुआ है। आपको पता है फ्लोरीन सब की विद्युत ऋणता 4.0 होती है, तो जो इसके आगे वाले हैं वो इससे भी अधिक विद्युत ऋणी है। अगर आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि नाइट्रोजन पहले से विद्युत ऋणी था और उसके ऊपर प्लस आवेश आ गया तो वो और अधिक विद्युत ऋणी हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप कोई भिखारी है और उस भिखारी के कटोरे में से भी पैसे छीन के भाग गए साहब, तो पागल हो जाएगा, फिर मतलब कोई नहीं बचा सकता उससे आपको। ठीक है ना, तो ये वही वाली बात है, भिखारी हो उसके कटोरे में से पैसे छीन के और भाग लिए, तो ये जितने भी नाइट्रोजन पे प्लस आ रहे हैं इनकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है। फिर NO2, नाइट्रोजन के पीछे 2 ऑक्सीजन है, फिर कार्बन sp लेकिन उसके पीछे नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर यहां पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो विद्युत ऋणता होती है कार्बन sp की नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणता होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला डाटा है। कार्बन sp जो है वो नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणी होता है। केवल कार्बन sp2 और sp3 की बात नहीं कर रहा, कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणी होता है। ये सारे समूह जो है वो खींचने वाले समूह है, जो पहले आ रहा है उसकी खींचने की ताकत उतनी ही ज्यादा है। बात समझ में आ रही है।
नेक्स्ट सीरीज है आपकी प्लस आई श्रेणी। प्लस आई का मतलब देने वाले, जो जितना अच्छे से, जो जितना जल्दी देगा, जितना ज्यादा तरीके से दे सकता है, उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। तो उसका क्रम लिखा हुआ है, क्रम क्या लिखा हुआ है, CH2 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, फिर CT3, CD3, CH3 और हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव तो आपको पता ही है 0 होता है। अब देखो, जितना कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा उस पर ऋणायन आवेश उतना ही कम स्थायी होगा, क्योंकि उसका नाभिक उसको आकर्षित उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा। तो कार्बन पे ऋणायन सबसे कम स्थायी है, इसलिए उसकी देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। कोई भी यौगिक स्थायी होना चाहता है और स्थायी होने के लिए वो हर संभावना खुद से क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, उस पर ऋणायन फिर भी थोड़ा सा स्थायी है, लेकिन कार्बन पे अत्यधिक स्थायी है, इसलिए सबसे ज्यादा CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर आपका CO माइनस। भाई जहां पर भी ऋणात्मक आवेश आपको दिखेगा वो सारे के सारे प्लस आई वाले होंगे, क्योंकि अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन खींचने को बोलोगे तो ऋणायन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और फिर वो प्रजाति कैसी हो जाएगी, वो अस्थायी हो जाएगी। कोई भी प्रजाति उदासीन होना चाहती है, अगर ये खींचने लगेगा तो इस पे आवेश बढ़ेगा, ना कि कम होगा। अगर ये देगा तो इसका आवेश कम होगा। फिर 3 डिग्री अल्काइल, मैंने आपको बोला था प्रेरणिक प्रभाव योगात्मक प्रभाव होता है, आओ उसको प्रूफ करते हैं। 3 डिग्री अल्काइल का मतलब क्या है बेटा, यहां पर कार्बन, यहां मेथिल और यहां मेथिल। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये कार्बन 3 डिग्री वाला हो गया। अब देखो यहां पर ये मेथिल भी प्लस आई लगाएगा, ये मेथिल भी प्लस आई लगाएगा और ये मेथिल भी प्लस आई लगाएगा। तीनों मेथिल का प्लस आई जुड़कर इस कार्बन से आगे वाले जो भी समूह लगा होगा उस पे प्लस आई की सप्लाई जाएगी, यानी कि तीनों का योग होकर आगे सप्लाई गई है, इसलिए प्रेरणिक प्रभाव योगात्मक प्रभाव है। जबकि यहां पर आप देखोगे तो 2 ही मेथिल होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री वाली बात है, तो ये 2 मेथिल ही प्लस आई लगा रहे होंगे। फिर 1 डिग्री की बात करोगे तो एक ही मेथिल प्लस आई लगा रहा होगा। फिर CT3, CD3, CH3 की बात करें तो कार्बन ट्रिटियम का जो बंध होता है वो छोटा होता है, कार्बन ड्यूटेरियम का उससे बड़ा होता है और कार्बन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा होता है। और आपको पता है कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, इसलिए ट्रिटियम जो है वो कम दूर है कार्बन से, तो इसका प्लस आई ज्यादा लगेगा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का लगेगा। तो ये क्रम है आपका माइनस आई और प्लस आई श्रेणी का। ये अच्छे से याद होनी चाहिए, ये जिस क्रम में लिखी है वैसे भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सेट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, मध्यवर्ती। अब हम लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव सीख लिया है, अब इसको अप्लाई करके देखना है कि ये कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट, इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ सीख लेते हैं। फिर मध्यवर्ती क्या होता है? देखो, मध्यवर्ती का मतलब इंटरमीडिएट, ऐसी प्रजाति जो किसी एक अभिक्रिया के लिए तो अभिकारक हो और दूसरी के लिए क्या हो, उत्पाद हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, मध्यवर्ती। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये अभिकारक है, मतलब इस बी की बात करते हैं, इस बी की बात करते हैं, ये बी जो है इस ए के लिए तो उत्पाद है, जबकि इस सी के लिए अभिकारक है। तो ये ऐसी प्रजाति है जो किसी एक अभिक्रिया के लिए तो उत्पाद है और दूसरी के लिए अभिकारक है, इसलिए इस प्रजाति को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। मुख्यतः हमको 3 तरह के मध्यवर्ती पढ़ने बेटा, काप धनायन, काप ऋणायन, काप मुक्त मूलक। वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको काप धनायन, काप ऋणायन, कार्बन मुक्त मूलक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। काप धनायन को बेटा कार्बोनियम आयन, और उसको दर्शाते किससे हैं, C+ से दर्शाते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये मैंने एक यौगिक लिखा है CH3Cl। सिग्मा बंध कैसे बनता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं या 2 परमाणु आपस में टकराते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अगर मैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में तोड़ देता हूं तो कार्बन यहां पर थोड़ा सा बिखारी हो जाएगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा। ऐसे केस में वो कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, उस पर धनायन आ जाएगा और क्लोरीन पे माइनस आवेश आ जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। माइनस आवेश का मतलब, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। माइनस आवेश का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन खुद का रख रहा है और एक किसी और का है। जबकि लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन उसी प्रजाति के, उसी परमाणु के होते हैं। माइनस आवेश में एक इलेक्ट्रॉन किसी और का होता है। ये ऋणायन और लोन पेयर में अंतर है। अब देखो यहां पर हमने ये जो विखंडन किया है, ये समांश विखंडन है या विषमांश विखंडन। जब भी आप किसी एक के फेवर में दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ते हो तो उसको विषमांश विखंडन बोलते हैं।
तो काब्धनायन विस्मांश विखंडन से बनता है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं इस काब्धनायन का अष्टक पूर्ण है या अपूर्ण है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाहरी कक्षक में दिख रहे हैं। इसका मतलब इसका अष्टक अपूर्ण है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। काय की कमी है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात समझ में आती है क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बधनायन का संकरण क्या होगा, तो संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या अगर 4 आ रही है तो वो sp3 होगा, अगर वो 3 आ रही है तो sp2 होगा, और अगर वो 2 आ रही है तो sp होगा। आप यहां पर देखो सिग्मा बंध तो 3 है लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है, यानी कि सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या यहां पर 3 आ रही है। इसका मतलब इस काब्धनायन का संकरण कितना होगा? sp2 होगा। बात समझ में आती है कि बहुत सिंपल है। और sp2 की ज्यामिति आपको क्लियर होनी चाहिए। sp2 की ज्यामिति क्या होती है बेटा? त्रिकोणीय समतलीय होती है। त्रिकोणीय समतलीय से मेरा मतलब है जैसे आपके छत का पंखा है ना, छत का पंखा देखा आपने? छत के पंखा देखो, ऊपर देखोगे तो एक गोला दिखेगा बीच में, वो क्या है बेटा? आपका कार्बन। उससे 3 पंखुड़ियां निकल रही है, वो पंखुड़ी के कोने पर क्या है? हाइड्रोजन। जब उन 3 पंखुड़ी को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपको एक त्रिकोण दिखाई देगा इस तरह से, ये त्रिकोण दिखाई देगा, और वो सारा का सारा त्रिकोण एक तल में दिखाई देगा, इसलिए वो त्रिकोणीय समतलीय कहलाता है। तो यहां जो ये कक्षक आ रहा है, वो जो डंडा जा रहा है ना, गोले के बीच में जो डंडा जा रहा है, वो आपका रिक्त पी कक्षक है। भाई यहाँ पे sp2 आया ना, कितना जा सकते थे? sp3 तक जा सकते थे, एक पी बचा हुआ है। यहां पर वो पी क्या है बेटा? खाली है, रिक्त है। यहां पर जो पी कक्षक है वो कैसा है? खाली है, रिक्त है। अब बात सुनो, हमारे पास जो काब्धनायन है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं काब्धनायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा हूं और मैं काब्धनायन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं, देने वाले समूह कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और खींचने वाले समूह कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होते हैं बेटा? प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं। और खींचने वाले कौन से होते हैं? माइनस आई समूह, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब आप खुद बताओ कि काब्धनायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसको नहीं चाहिए? चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्थायी करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो उसको अस्थायी करेगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां तो स्थायी बढ़ेगा और यहां पर स्थायी कम होगा। तो देखो प्रेरक प्रभाव का बेहतरीन रूप से इस्तेमाल हो चुका है। बात समझ में आती है? ये थी काब्धनायन की बारी। आप इसको पोस्ट करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काब्रनायन। काब्रनायन को बेटा सी पे माइनस लगा के दर्शाते। एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। अब की बार मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के फेर में तोड़ दिए, यानी कि मैं विस्मांश विखंडन कर रहा हूं। तो पहली बात तो मैंने यहां पे लिखी दी है कि ये विस्मांश विखंडन हुआ है। अब नेक्स्ट बात देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हमने इसको दिया, यानी कि अब की बार कार्बन पे ऋणायन आएगा, तो वो कार्बन पे ऋणायन मैंने बना रखा है। और क्लोरीन पे क्या आएगा? धनायन आएगा, तो वो क्लोरीन पे धनायन मैंने बना रखा है। यानी कि अब इसका अष्टक मुझे चेक करना है, तो अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये प्रजाति जो है वो उदासीन नहीं है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और का है। और जब किसी और का इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अधिक के प्रजाति होती है बेटा। कैसी प्रजाति है ये? इलेक्ट्रॉन अधिक के प्रजाति है। बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल है कि नहीं है? ठीक है। अब इसके संकरण की बात करते हैं। संकरण का मैंने आपको क्या बताया था कि लोन पेयर की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या। यहां पे आप देखोगे तो 3 तो सिग्मा बंध है और एक क्या आ रहा है? नेगेटिव आवेश। वो नेगेटिव आवेश का मतलब ही क्या है? लोन पेयर की तरह ही उसको आप मान सकते हो। यानी कि यहां पर 4 आ रही है वो वैल्यू, तो 4 का मतलब क्या होगा कि संकरण आपका sp3। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं मैं आपको संकरण निकालने का तरीका। सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या 4, तो sp3। ज्यामिति क्या होगी? देखो ज्यामिति तो sp3 की हमेशा चतुष्फलकीय होती है, लेकिन यहां पर अगर मैं रूप की बात करूंगा, शेप की बात करूंगा, तो आप इसको जब नीचे से जोड़ोगे तो ये एक त्रिकोण जैसा दिखेगा, और त्रिकोण के बाद ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो ये त्रिकोणीय पिरामिडल होगा। ज्यामिति तो बेटा इसका चतुष्फलकीय ही होगी, है ना, चतुष्फलकीय ही होगी इसकी ज्यामिति, तो चतुष कर लेना इसको। और यहां पर अगर इसके शेप की बात करूंगा तो इसका शेप यानी कि इसका रूप कैसा होगा? त्रिकोणीय पिरामिडल होगा। बात समझ में आ रही? त्रिकोणीय पिरामिडल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? देखो मैंने इतनी मेहनत करी है आपके लिए, मैं पहले से लिख के लेके आया हूं,
तो आपका समय बच रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग रिवाइज कर पा रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारे पास जो मध्यवर्ती है वो कार्बन मुक्त मूलक है, जिसको सी डॉट बोलते हैं। आप कार्बन डॉट को बिल्कुल काप धनायन की तरह ही मान सकते हो, जब तक मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरी तरह की चीजें नहीं बताऊं ना, जब तक आप काप धनायन को कार्बन मुक्त मूलक की तरह ही मान सकते हो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब की बार मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको आपस में देता हूं, कार्बन का कार्बन को दे दिया, क्लोरीन का क्लोरीन को, तो ये विखंडन कौन सा है, समांश विखंडन है, बराबर बराबर बांटा। अब यहां पर आप देखोगे तो इसका अष्टक पूर्ण है अपूर्ण है, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अभी भी अष्टक अपूर्ण है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अगर मैं इसके संकरण की बात करूं तो इसमें 3 सिग्मा बंध है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है ना। ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति इसकी क्या होगी, sp2 होने की वजह से ये भी त्रिकोणीय समतलीय ही होगा, ये भी कैसा होगा, त्रिकोणीय समतलीय ही होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे कार्ब ऋणायन की बात करते हैं, कार्ब ऋणायन में इलेक्ट्रॉन अधिक्य थे बेटा, एक बार वापिस इसको देखते हैं। इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और इससे मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं। देने वाले समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे, खींचने वाले समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होंगे, ये प्लस आई वाले होंगे, ये माइनस आई वाले होंगे। आप मुझे इतना सा बता दो, स्थायी कौन बढ़ाएंगे और स्थायी कौन घटाएंगे। कार्ब ऋणायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो तो देना चाहता है, देना चाहता है, तो देने वाला समूह कौन है, मतलब खींचने वाला समूह कौन है, माइनस आई, तो वो स्थायी को बढ़ाएगा, और देने वाला समूह है इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी कि प्लस आई, वो स्थायी को घटाएगा, वो तो ऋणायन को और बढ़ा रहा है बेटा। इसी तरह से अपन कार्बन मुक्त मूलक के लिए भी ये खेल खेल सकते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं। देने वाला इलेक्ट्रॉन दाता समूह, खींचने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। देने वाले समूह कौन से होते हैं, प्लस आई वाले, और खींचने वाले कौन से होते हैं, माइनस आई वाले। ये स्थायी को बढ़ाएंगे और ये स्थायी को घटाएंगे। मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एप्लीकेशन वाली बात आ गई, प्लस आई और माइनस आई। ये कुछ यौगिक हैं जिनकी आपको तुलना करनी है, मतलब जो भी आपको पढ़ाया ना कार्ब ऋणायन मुक्त मूलक, उसी के आधार पर प्लस आई और माइनस आई लगा के इसकी तुलना करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं कार्ब ऋणायन के लिए करा रहा हूं, आपका होमवर्क है कि वही क्वेश्चन आप कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक के लिए घर से करके आओगे। ये वाले क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ भाई, ट्राई कर लिए होंगे आपने। तो देखो यहाँ पर ये कार्ब ऋणायन है, अपने को क्या करना है, अपन ने बताया था कि प्लस आई जो है योगात्मक प्रभाव होता है, तो इस CH3 का प्लस आई लगेगा। यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं लग रहा, यहाँ पर ये दोनों तरफ से प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ ये 3 जगह से प्लस आई लगा रहे हैं। जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना ज्यादा कार्ब ऋणायन स्थायी होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो जाएगा बेटा, डी के बाद कौन हो जाएगा आपका सी के बाद कौन हो जाएगा ए के बाद कौन हो जाएगा बी। सिंपल है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप कार्ब ऋणायन के लिए करते तो आंसर उल्टा आया था, कार्बन मुक्त मूलक के लिए करते तो यही आता, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो OCH3 का माइनस आई प्रभाव, OCH3 का माइनस आई प्रभाव, OCH3 का माइनस आई प्रभाव। और आपको बताया था प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, जैसे दूर जाता जाएगा वैसे प्रेरणिक प्रभाव कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, और मुझे माइनस आई कम चाहिए, ज्यादा कम चाहिए, इसलिए C फिर B फिर A, ये स्थायी का क्रम। ऋणायन के लिए उल्टा, मुक्त मूलक के लिए ये का यही। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी CH3, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब CD3 का जो प्लस आई होता है वो CH3 से ज्यादा होता है, CD3 का जो प्लस आई होता है वो CH3 से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका लग रहा है, इसका, फिर यहाँ पर किसका लग रहा है, इसका, फिर सबसे ज्यादा इसका। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसका है और मुझे प्लस आई चाहिए, इसलिए C > B > A आंसर आ जाएगा। 4th 5th 6th क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं DNP नियम। DNP में D का मतलब दूरी, N का मतलब संख्या यानी कि नंबर, और P का मतलब ताकत, ठीक है ना। दूरी को संख्या से ज्यादा और संख्या को ताकत से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अब जैसे यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो फ्लोरीन का भी माइनस आई है, NO2 का भी माइनस आई है। अगर आप माइनस आई श्रेणी में देखोगे ना तो NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, लेकिन वो दूर लगा है, ये पास लगा है, इसलिए माइनस आई फ्लोरीन का यहाँ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव में इज्जत दूरी को मिलती है। तो मुझे माइनस आई चाहिए नहीं, इसलिए B > A हो जाएगा आंसर, मुझे तो माइनस आई कम चाहिए। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, जबकि यहाँ एक NO2 लगा हुआ है। एक NO2 जो है
उसका माइनस आई ज्यादा होता है, क्लोरीन का माइनस आई कम होता है, लेकिन संख्या को ताकत से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई कम होगा, और माइनस आई कम होगा तो उसका स्थाई ज्यादा होगा, बी ग्रेटर देन ए। फिर यहां पर देखो तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, जबकि यहां एक ही क्लोरीन लगा है, लेकिन ये क्लोरीन नजदीक है, ये क्लोरीन तीन तीन दूर है, यानी कि इसके माइनस आई की तुलना में कम होगा, क्योंकि दूरी को संख्या से पहले रखा गया है। ये कम दूर है, ये ज्यादा दूर है, इसका मतलब इसका माइनस आई कम है, और माइनस आई कम होगा तो काबधनायन ज्यादा स्थिर होगा। यही क्वेश्चन आप ऋणायन और मुक्त मूलक के लिए भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा अनुनाद की बात करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव जो था उसमें आंशिक विस्थापनता सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का, अनुनाद जो होता है पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण होता है, ठीक है ना। अनुनाद एक अंतर आणविक प्रतिक्रिया है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आता, अंदर से कोई बाहर नहीं आता, इसलिए प्रत्येक अनुनाद संरचना पर क्या होना चाहिए, आवेश संरक्षित होना चाहिए, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो संरक्षित होना चाहिए। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा जो अनुनाद संरचनाएं होती हैं बेटा, वो काल्पनिक संरचनाएं होती हैं, और उन सारी अनुनाद संरचनाओं का जो स्थायी क्रम होता है उसी के अनुसार योगदान करके एक वास्तविक संरचना बनती है जिसको अनुनाद संकर कहते हैं। तो वाली बात भी मैंने लिखी हुई है कि अनुसार योगदान से बनती है ना। वास्तविक संरचना जो है आपकी वो क्या है, अनुनाद संकर है, और जो आपकी अनुनाद संरचना है वो कैसी है, काल्पनिक है, और इन्हीं काल्पनिक संरचनाओं के स्थायी के अनुसार योगदान पे हमारा अनुनाद संकर बनता है। अब मेन मुद्दा क्या है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। मेन मुद्दा क्या है कि अनुनाद के अंदर कौन कौन से चिन्ह इस्तेमाल होते हैं जब हम लोग अनुनादी संरचना बनाते हैं। तो एक तो ये वाला एरो, ये वाला तीर इस्तेमाल होगा, एक ये वाला तीर, एक ये वाला तीर। जब भी आपको ये वाला तीर दिखे इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, अगर ये वाला दिखे तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ये समांश विखंडन में यूज होता है, समांश विखंडन में यूज होता है। और जब भी ये वाला एरो दिखे इसका मतलब अनुनादी संरचनाओं के बीच में भिन्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरो है इसमें ये टेल होता है यानी कि पूंछ होती है, और ये हेड होता है यानी कि सिर होती है। ये आपका उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, और ये आपका क्या होता है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। ये क्या होता है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से उठाए जाएंगे और न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ डाले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा होंगे वहीं से तो लेके आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, जो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो क्या है बेटा, ऋणायन। ऋणायन के बाद लोन पेयर, लोन पेयर के बाद पाइबंध, और पाइबंध के बाद रिक्त कक्षक, या फिर आप धनायन भी बोल सकते हो, जो हम काप धनायन बोलते हैं। बात समझ में आती है क्या? उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब ऋणायन। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास आवेश है और वो भी ऋणात्मक आवेश है, तो वो कैसा फील कर रहा है, अस्थायी। वो दे के स्थायी होगा, तो सबसे जल्दी ये देगा। फिर लोन पेयर और पाइबंध में आप बात करोगे तो पाइबंध में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बंधे हुए हैं, जबकि यहाँ मुक्त है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जल्दी चलेंगे। फिर पाई इलेक्ट्रॉन, और रिक्त कक्षक तो चल ही नहीं सकता, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरफ से होगा, ठीक है ना। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पे आप हमेशा पूंछ रखोगे यानी कि टेल रखोगे, और हेड मतलब न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा आपका हेड होगा, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन लेके जाना है। ये चिन्ह आपके इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। अनुनाद के लिए बेटा क्या जरूरी है, अनुनाद होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है संयुग्मन होना। संयुग्मन का मतलब क्या है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा ऋणायन, पाई सिग्मा लोन पेयर, है ना, पाई सिग्मा मुक्त मूलक, है ना, ऋणायन सिग्मा रिक्त कक्षक। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, संयुग्मन है। यहां तक कि पाई 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 भी संयुग्मन है। भाई ये दोनों जो पाई है कोने वाले, ये दोनों कैसे होंगे बेटा, समांतर पी कक्षक रखेंगे, तो ये दोनों पाई, जो आगे वाला और लास्ट वाला जो लिखा हुआ है, ये तो आपके संयुग्मन में है, बीच वाले से मतलब नहीं। एक छोड़कर एक पाईबंद आता है, एक छोड़कर एक चीजें आती हैं तो वो संयुग्मन कहलाती हैं। तो इतने तरह के आपको संयुग्मन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला संयुग्मन मैं आपको दिखा रहा हूं, द्विबंध कार्ब धनायन। द्विबंध और कार्ब धनायन के बीच में संयुग्मन है, देखते जाओ, और मैं कैसे अनुनाद संरचना बना रहा हूं वो सीखो, और अनुनाद संकर कैसे बनेगा वो सीखो। यहां पर पाई सिग्मा धनायन है, हमेशा आपको पाईबंध के इलेक्ट्रॉन को उठाना है और कार्ब धनायन तक पहुंचाना है। उठाओगे किससे, पूंछ से, और लेके किससे जाओगे, सिर से। पाई को उठाओगे तो दोबारा क्या बनेगा, पाई बनेगा। बिना एरो के आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। जो चीजें आपने नहीं छेड़ी है उसको एज इट इज बना लो, इनको एज इट इज बना लिया। हमने इस पाई को उठा के यहां पर रखा, यहां पाई आ गया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां धनायन आ गया। आपको जब तक अनुनाद संरचना बनानी है, जब तक आपको नए नए संयुग्मन मिलते जा रहे हैं,
ठीक है ना। और तब तक आपको अनुनाद संरचना बनानी है जब तक सेम संरचना वापस से लौटकर न आ जाए। आपको एक ही दिशा में चलना है, जिस दिशा में आप निकल चुके हो उसी दिशा में आपको अनुनाद संरचना बनानी है, दिशा नहीं पलटनी है। तो अब नेक्स्ट आपका यहां पर दिख रहा होगा आपको पाई सिग्मा धनायन, ठीक है। तो पाई को उठा के दोबारा पाई बनाऊंगा और जहां पे धनायन आ रहा था वहां तो आपका पाई आ जाएगा, यहां पहले से ही पाई थे और यहां पर आपका धनायन आ जाएगा। फिर अगला पाई सिग्मा धनायन है, फिर से ये मेरे को एक नया संयुग्मन देखने को मिल रहा है। इन दोनों पाई ने तो कुछ किया ही नहीं, इसको छेड़ेंगे ही नहीं, और यहां पर आपका क्या जाएगा पाई और यहां पर आपका धनायन आ जाएगा। फिर मेरे को एक और अनुनाद संरचना देखने को मिल सकती है अगर मैं इस पाई सिग्मा धनायन के साथ छेड़छाड़ करूं। मैं तब तक बनाऊंगा जब तक मुझे भिन्न संरचनाएं मिलती जाएंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो पहली है और आखिरी है वो एक जैसी है, लेकिन अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन घूम चुके हैं। आप ध्यान से देखो, तो आप जब भी काप धनायन और पाईबंध का संयुग्मन देखोगे तो आपको एक तीरक का इस्तेमाल करना है। जो पहले आवेशित था वो उदासीन हो जाएगा, जो उदासीन था वो आवेशित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिस दिशा में चले हो उसी दिशा में चलना है, ठीक है। दिशा नहीं पलटनी है, जब तक बनाना है जब तक सेम संरचना ना आ जाए, तब तक बनाना है जब तक संयुग्मन मिलता जाए। अब इन सभी के कंट्रीब्यूशन से, सभी के योगदान से बनेगा हमारा अनुनाद संकर। आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच में आपको द्विबंध के लक्षण नजर आएंगे, इसलिए पूरी जगह पर यहां पर द्विबंध देखने को मिलेगा। साथ में यहां पर भी द्विबंध, और जहां जहां पे आवेश प्लस आ रहा है वहां आप डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस लिख सकते हो। यह आपका अनुनाद संकर है। क्लियर है? यह था आपका द्विबंध काव्य धनायन संयुग्मन। इसी तरह से द्विबंध काव्य ऋणायन संयुग्मन भी होता है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो द्विबंध काव्य ऋणायन संयुग्मन क्या होता है बेटा? ऋणायन और पाईबंध का या फिर लोन पेयर या पाईबंध का संयुग्मन। इस केस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जब भी ऋणायन पाईबंध के साथ संयुग्मन में होगा तो ऋणायन तो पाईबंध में बदल जाएगा और पाईबंध जो है वो ऋणायन में बदल जाएगा, या लोन पेयर पाईबंध में बदल जाएगा और पाईबंध ऋणायन में बदल जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ये ऋणायन है, अब इलेक्ट्रॉन किधर से चलते हैं मैंने आपको सिखाया था, ध्यान रहे। इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? ऋणायन और पाईबंध का केस आ रहा है, तो ऋणायन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, किसकी तरफ चलेंगे? पाईबंध की तरफ चलेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ चलते हैं। तो ये ऋणायन यहां पर किसमें बदलेगा? पाईबंध में। पाई में बदलेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच में बंध आ रहा है वहीं तो गिरेगा भाई। और ये जो पाईबंध है ये बनने वाला है ऋणायन, और ऋणायन किस पे बनता है? परमाणु पे। तो आपको हेड किस पे लगाना है? परमाणु पे। अगली अनुनाद संरचना क्या होगी? CH3C, यहां पर O ऋणायन, यहां पर द्विबंध हो। इसका फोटो लोगे, इसका फोटो लोगे, अलग अलग फोटो नजर आएंगे, ठीक है। आपको तब तक बनाना है जब तक नई नई अनुनाद संरचना मिलती जाए, जब तक सेम संरचना रिपीट ना हो, एक ही दिशा में चलना है, जब तक नए संयुग्मन मिलता जाए तब तक बनाना है। बात समझ में आई? अब बनाएंगे अनुनाद संकर। बस यही दो ही संरचना यहाँ पे संभव है। अगर इसको आप ऋणायन को वापस पाई और पाई को ऋणायन में बदलोगे तो यही संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आंशिक द्विबंध, यहां पर भी आंशिक द्विबंध, आंशिक ऋणायन और आंशिक ऋणायन देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब यही केस आपका लोन पेयर और पाईबंध संयुग्मन में दिख जाए तो चलेगा तो लोन पेयर, और लोन पेयर किसमें बदलेगा? पाईबंध में बदलेगा, और पाईबंध किसमें बदलेगा? ऋणायन में बदलेगा। आपको एक और चीज बताता हूं, जो उदासीन है उस पर हमेशा आवेश आएगा। आवेश धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, ये बात डिपेंड करेगी कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है या इलेक्ट्रॉन दिया है। अब यहां पर देखो आप, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो कम होगा तो यहां पर कौन सा आवेश आएगा? यहां पर प्लस आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा? यहां पर प्लस आवेश आएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ये भी उदासीन था, इस पे भी आवेश आया, और ये भी उदासीन था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, इसलिए इस पे ऋणायन आएगा। प्रत्येक अनुनादी संरचना पर कुल आवेश हमेशा समान रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब हर अनुनाद संरचना जो है वो समान आवेश रखती है, संरक्षित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी सब में बराबर होते हैं। वो मैंने आपको बात लिखा दी थी स्टार्टिंग में। अब यहां पर देखो, यहां पर जो आपका संकर बनेगा वो संकर कैसा बनेगा? यहां पर भी आंशिक द्विबंध, यहां पर भी आंशिक द्विबंध, यहां पर डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ये आपका यहां पर क्या बन जाएगा? अनुनाद संकर। तो इस तरह से आप यहां पर द्विबंध और काव्य ऋणायन का संयुग्मन के साथ खेल सकते हो। फिर बात आती है द्विबंध द्विबंध संयुग्मन की। अब द्विबंध द्विबंध संयुग्मन में दो इंपॉर्टेंट केस हैं, इसको समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। या तो आपको पाई सिग्मा पाई का
चक्रीय संयुग्मन देखने को मिले, वो भी पूर्ण चक्रीय संयुग्मन। ऐसे केस में आपको सिर्फ क्या करना है, इन पाई इलेक्ट्रॉनों को अंदर ही अंदर घुमा देना है। जैसे ही आप घुमाओगे तो दूसरी संरचना आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई। दोनों संरचना को आप फोटो खींच के देखोगे तो अलग अलग दिखेगी। जहां पहले सिग्मा थे वहां पाई आ गए, जहां पाई थे वहां सिग्मा आ गए। इसके अलावा कोई संरचना संभव नहीं है, हमें कोशिश करनी है बनाने की। अगर वही आ जाए तो इसका मतलब वहीं पे रुक जाना है। तो यहां पर आपका जो संकर बनेगा, हर एक बंध में आपको आंशिक द्विबंध लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर मान लो आपके पास खुली श्रृंखला वाला है और खुली श्रृंखला में पाई सिग्मा पाई का संयुग्मन आता है और उस केस में आपका विद्युत ऋणता में अंतर आता है, जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलेंगे, अधिक विद्युत ऋणी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो आपका ये वाला पाई बंध टूटता है, ये वाला पाई बंध टूटेगा तो आपकी जो अनुनाद संरचना बनेगी वो यहाँ पर ऋणायन और यहाँ पर धनायन लग के बनेगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये पाई सिग्मा धनायन, यानी कि जो केस नंबर 1 पड़ा वही आ गया है। तो उस केस में तो हमें पता ही है कि पाई से दोबारा पाई बनता है, जहां धनायन होता है वहां पाई आ जाता है और जो पाई होता है वहां धनायन आ जाता है। तो अगली अनुनाद संरचना इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर धनायन आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा और यहाँ पे ऋणायन आ जाएगा। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा तो पहले तो मैं ढांचा बना लेता हूँ, ये ढांचा बन गया साहब। अब यहां पर आप देखोगे तो प्रत्येक बंध पर आंशिक द्विबंध लक्षण आ रहे हैं और जहां जहां पर जो जो आवेश आ रहे हैं उन आवेशों को मैं डेल्टा लिख के दर्शा दूंगा, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस तरीके से। तो ये था आपका द्विबंध द्विबंध संयुग्मन। इसके 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने दोनों बता दिए। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसके 2 ही संरचना बताते हैं, लेकिन इसकी 2 नहीं, इसकी 3 संरचना संभव है, 1 2 3। इन तीनों की मदद से ही हम इस संकर को प्रूव कर सकते हैं। और हम जो अनुनाद संरचना बनाते हैं ना, वो इसीलिए बनाते हैं जिससे हम अनुनाद संकर जो वास्तविक संरचना है उसको सिद्ध कर पाए। बात समझ में आती है। नेक्स्ट है अपना द्विबंध मुक्त मूलक संयुग्मन। कुछ भी नहीं है, अब मुक्त मूलक आया है तो हमें कौन से एरो का, कौन से तीरक का इस्तेमाल करना है जो एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराता है। यानी कि अब की बार हम लोग समांश विखंडन करेंगे, बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे डॉट और यहां पर डॉट करके लिखते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर अलग अलग हो गई, जो अनुनाद में संभव नहीं है। तो ये अनुनाद संरचना नहीं होगी। तो इसकी अनुनाद संरचना क्या होगी, जैसे ही ये बंध टूटेगा ये वाला डॉट और ये वाला डॉट आपका क्या बना लेगा, पाई बंध बना लेगा। अब आप दोनों को देखोगे तो दोनों अलग अलग है। तब तक बनानी है जब तक सेम ना आ जाए, तब तक बनानी है जब तक आपको नए नए संयुग्मन मिलते रहे। साथ के साथ तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था कि सेम बनानी है जब तक आपके पास एक ही दिशा में चलना है, एक ही दिशा में आपको यहाँ पर चलना है, दिशा नहीं बदलनी है। अब यहाँ पर अगर अनुनाद संकर बनाऊंगा तो इसका अनुनाद संकर कैसा दिखेगा, पहले तो ढांचा बना लिया। प्रत्येक बंध में आप देखोगे तो आंशिक द्विबंध दिखेंगे और यहाँ पर डेल्टा डॉट और यहाँ पर डेल्टा डॉट। इतना सिंपल सा है, समझ रहे हो आप। डी कक्षक अनुनाद की बात करते तो डी कक्षक अनुनाद का मतलब है जब भी ऋणायन या लोन पेयर आपका डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक के साथ कैसा आ जाए, संयुग्मन में आ जाए। तो आपको पता है कि क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक होता है, तो ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन उस डी कक्षक में दे सकता है, तो ऋणायन यहां पर पाईबंध बना लेगा। अब देखो जो आवेशित था वो कैसा हो जाएगा, उदासीन, और जो उदासीन था वो आवेशित हो जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये दोनों अनुनाद संरचना हो जाएंगी। और अगर इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पर आंशिक ऋणायन, आंशिक ऋणायन। ये जो मैं करा रहा हूं ना, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओ पहले, है ना। जब यहाँ पे फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का बेटा अष्टक पूर्ण है, देखो आप, और फ्लोरीन द्वितीय आवर्त में आता है, वो अपना अष्टक को और नहीं बढ़ा सकता, उसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई अनुनाद संरचना संभव नहीं हो पाएगी। तो ये सारे केसेस थे जिसके अंदर अनुनाद कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब चाहो तो नोट कर सकते हो पोज करके, है ना, वरना ये स्लाइड्स जो है आपको एज इट इज आपको मिल जाएगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये जो अनुनाद संरचनाएं बनी है, सर आपने बोला था कि सर ये जो अनुनाद संरचना बनी है इन्हीं के योगदान से हमारा अनुनाद संकर बना है, ठीक है ना, इनके स्थायी के अनुसार। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कितना स्थायी है, तो अनुनाद संरचनाओं के स्थायी क्रम को निकालने के लिए ये 6 नियम है, और जिस क्रम में लिखे हैं ना
उसी क्रम में आपको फॉलो करना है बेटा, क्रम से हिलना नहीं है। सबसे पहला नियम आपके पास क्या लिखा है, जितने ज्यादा सहसंयोजक बंध होंगे, मतलब जितने ज्यादा कोवेलेंट बंध होंगे ना, उतना अधिक आरएस स्थायी होगी, यानी कि अनुनाद संरचना आपकी स्थायी होगी। आरएस का मतलब अनुनाद संरचना, उतनी ज्यादा आपकी अनुनाद संरचना स्थायी होगी। बात समझ में आ रही है? तो आपको सीधे सीधे पाइबंद से देख लेना है इसको, जिसमें पाइबंद ज्यादा आ रहे होंगे वो अनुनाद संरचना ज्यादा स्थायी होगी। अष्टक पूर्ण आरएस अधिक स्थायी होती है, आपको पता ही है भाई, एक भिखारी वाली और एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाली दोनों ही अस्थायी होगी। जिसका अष्टक पूर्ण है वही अनुनाद संरचना जो होती है वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। उदासीन वाली हमेशा आवेश वाली से ज्यादा स्थायी होगी। कोई भी प्रजाति क्या होना चाहती है, उदासीन होना चाहती है। अगर वो आवेशित है तो कैसे ना कैसे करके अपने आप को उदासीन करेगी, इसी वजह से उसमें प्रभाव जनरेट होता है। तो उदासीन वाली हमेशा जो है ज्यादा स्थायी होगी आपकी। फिर नेगेटिव आवेश यानी कि ऋणायन आवेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे होना चाहिए, और धनायन आवेश अधिक जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर होना चाहिए। तो आप तो इतना सा ध्यान रख लो कि जितना अधिक विद्युत ऋणी होगा उस पर ऋणायन आवेश उतना ज्यादा स्थायी होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो विपरीत आवेश होते हैं। आपको बताया मोहब्बत किसमें होती है, आजकल तो देखो सब कुछ अलाउ हो गया, लेकिन पहले के समय पे तो यही था कि मोहब्बत मेल और फीमेल के बीच में होती है। उसी तरह से विपरीत आवेश जो है अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि प्लस और माइनस जो है विपरीत आवेश जो है उनके बीच में क्या होगी बेटा, मोहब्बत। जबकि जो समान आवेश वाले होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, विकर्षण लगाएंगे। तो ऐसी अनुनाद संरचना जिसमें विपरीत आवेश नजदीक होंगे वो आरएस ज्यादा स्थायी होगी, रादर देन जिनमें समान आवेश पास में होंगे। यानी कि विपरीत आवेश समीप और समान आवेश दूर वाली आरएस अधिक स्थायी आरएस होगी। और अगर इनमें से कोई भी ना लगे तो फिर हमें प्रेरणिक प्रभाव वाला केस देखना होगा। ये सारे नियमों के ऊपर मैंने क्वेश्चंस अभी दिए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, पहला सहसंयोजक बंध, दूसरा आपका अष्टक पूर्ण, तीसरा आपका उदासीन, चौथा आपका अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन होना चाहिए, पांचवा आपका क्या है, समान आवेश दूर और विपरीत आवेश पास होने चाहिए, और छठा इंडक्टिव इफेक्ट। इसी क्रम में फॉलो करना है। ये आपके क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही। हाँ भाई, ट्राई कर लियोगे आपने। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो आप, पहले एग्जांपल में आप यहाँ पे देखोगे सारे सिग्मा बंद है, यहाँ एक एक्स्ट्रा पाई बंद आ रहा है, यानी कि सहसंयोजक बंद किस में ज्यादा है, बी में, फिर ए में कम है उससे। सबसे पहली चीज तो आपको चेक करनी कि ये दोनों अनुनाद संरचना है भी या नहीं है। तो ये बिल्कुल अनुनाद संरचना है, ये लोन पेयर था, लोन पेयर इस पाइबंद को प्लस देगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पाइबंद आ जाएगा। अनुनाद संरचना होगी तो ही वो नियम लागू होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बी वाली अनुनाद संरचना ए वाली से स्थायी है, पहले ही नियम से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा वाला आप देखोगे तो दोनों को चेक करो पहले तो, ये अनुनाद संरचना है क्या, बिल्कुल अनुनाद संरचना है। यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों में सहसंयोजक बंध भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर कार्बन पे ऋणायन आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पे ऋणायन आ रहा है। अधिक विद्युत ऋण पे ऋणायन ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए बी ग्रेटर देन ए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आप देखोगे दोनों के दोनों अनुनाद संरचना है और दोनों में सहसंयोजक बंध भी समान है, सब कुछ समान है, कोई अंतर नहीं है। जब सब कुछ समान है तो दोनों का योगदान कैसा होगा, बराबर बराबर, यानी कि दोनों का स्थायी कैसा होगा, बराबर बराबर, बराबर भी आ सकता है। ठीक है ना? फिर आप यहाँ पे देखोगे तीनों के तीनों आपकी कैसी आ रही है बेटा, अनुनाद संरचना है। और अगर तीनों अनुनाद संरचना है तो इस वाली में और इस वाली में, यानी कि ए और सी में तो सहसंयोजक बंध ज्यादा है जबकि बी में कम है। अब ए और सी में तुलना करनी है, ए उदासीन है, सी आवेश वाली है, उदासीन वाली जीतेगी, तो ए फिर सी फिर बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे देखो दोनों अनुनाद संरचना है और दोनों में सहसंयोजक बंध भी समान है और आवेश भी कार्बन पर ही आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी नियम नहीं लग पा रहा है, इसलिए हम लोग प्रेरणिक प्रभाव से करेंगे। यहाँ पर केवल यहाँ से प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है, जबकि यहाँ पे दोनों तरफ से प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है। वो 1 डिग्री का आपधनायन है, वो 2 डिग्री का आपधनायन है, और 2 डिग्री का आपधनायन जो होता है वो 1 डिग्री का आपधनायन से ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए बी ग्रेटर देन ए आ जाएगा। इस तरह से आप अनुनाद संरचना के स्थायी वाले सवाल सॉल्व कर सकते हो। प्रेरणिक प्रभाव पढ़ लिया, अनुनाद पढ़ लिया, अनुनाद के स्थायी का क्रम पढ़ लिया। अब बात करते हैं मेसोमर प्रभाव की। मेसोमर प्रभाव बेसिकली अनुनाद का ही प्रभाव है। अगर अनुनाद के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे, वो प्लस एम होंगे। अगर अनुनाद के थ्रू किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो तो वो माइनस एम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव होगा।
ठीक है, आपको बताना है कि इनमें जो गोले लगे हुए हैं कौन से आपके प्लस एम है, कौन से आपके माइनस एम है। साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि कौन से प्लस आई है और कौन से माइनस आई है। एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी आप ही को करना है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं कि लोन पेयर और पाइबंद के बीच में संयुग्मन मौजूद है, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे, पाइबंद की तरफ चलेंगे, यानी कि कौन सा प्रभाव लगा रहा है, प्लस एम प्रभाव लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस एम प्रभाव है। साथ ही साथ ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई प्रभाव होगा। और मीजोमर और प्रेरणिक में अगर अपन तुलना करेंगे तो मीजोमर प्रभाव जो होता है वो प्रबल प्रभाव होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जबकि पाई प्रेरणिक प्रभाव में आंशिक सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते थे, इसलिए प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप बाकी के क्वेश्चन पोस्ट करके ट्राई करो खट देने से। तो यहां पर आप नाइट्रोजन का लोन पेयर चलाओगे तो इसका प्लस एम और माइनस आई लगेगा, लेकिन प्लस एम माइनस आई से ज्यादा लगेगा, तो वो पोस्ट करके ट्राई करना है। फिर आपको याद है यहाँ पर पाइबंद अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, यहां से खींचेगा तो इसका माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, लेकिन माइनस एम जो होगा वो माइनस आई से ज्यादा होगा। फिर इसी तरह से आप ये वाला ट्राई किए होंगे, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इसका प्लस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, लेकिन प्लस एम जो है वो माइनस आई से ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा होगा। मुद्दा क्या है, संयुग्मन होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए, तभी मीजोमर प्रभाव पिक्चर में आएगा। तो यहाँ पर इसका माइनस एम भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, लेकिन माइनस एम माइनस आई से ज्यादा होगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि उसका कौन कौन सा प्रभाव है, उसका प्लस एम प्रभाव है और माइनस आई प्रभाव है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर माइनस आई जो है वो प्लस एम से ज्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। इसलिए मैंने आपको बताया जो हेलोजन होते हैं उनका माइनस आई जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, मतलब वो ज्यादा प्राथमिकता रखता है प्लस एम से, एक्सेप्शन मान के चल लो। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अंदर तो संयुग्मन है, लेकिन ये जो गोले में समूह दिया हुआ है इसका इस पाइबंध के साथ कोई संयुग्मन नहीं है, और संयुग्मन नहीं है तो इसमें मीजोमर प्रभाव तो नहीं लग पाएगा, लेकिन इसका केवल और केवल प्लस आई प्रभाव लग जाएगा। बात समझ में ही? तो प्लस एम और माइनस एम कैसे देखते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अति संयुग्मन, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर नो बॉन्ड अनुनाद बोलते हैं, और ये बेकर नाथन ने दिया था, इसलिए इसको बेकर नाथन प्रभाव भी बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन किया था, मीजोमर प्रभाव के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण किया था, अति संयुग्मन के अंदर भी सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण ही करने वाले हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण यानी कि सिग्मा पी संयुग्मन जो होता है उसको अति संयुग्मन बोलते हैं। मतलब सिग्मा बंध के साथ भी आपने अनुनाद करवा दिया तो वो एक तरह से संयुग्मन नहीं अति संयुग्मन हो गया, मतलब संयुग्मन की भी हद पार कर दी हमने। ठीक है, ये देखने को किसमें मिलता है, ये प्लस चार्ज देखो, धनायन में, मुक्त मूलक में, द्विबंध में, त्रिबंध में और फेनिल, ये 5 सिस्टम में इसमें अति संयुग्मन देखने को मिलता है। और अगर इनके सापेक्ष में अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी जाके अति संयुग्मन होगा। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन इन सिस्टम के सापेक्ष में अगर लगे होंगे तभी आपका अति संयुग्मन होगा। मैंने यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपको क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एक में करके बताता हूं कैसे चेक करते हैं। जैसे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो। तो आपने ट्राई किए होंगे, यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा कार्बन से 9 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जो छुपे हुए हैं वो आपको ड्रॉ करके बनाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है ना, इस द्विबंध के सापेक्ष में ये 2 अल्फा कार्बन थे। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 अल्फा कार्बन है, इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि धनायन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने आने चाहिए तभी हम लोग अति संयुग्मन दिखा पाएंगे। फिर यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, क्योंकि इस मुक्त मूलक से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये इस पूरी फेनिल रिंग यानी कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है।
बात समझ में आई। अल्फा हाइड्रोजन हमें देखना आ गया, कौन कौन से सिस्टम अतिसंयुग्मन दिखाएंगे वो हमें देखना आ गया। अब अतिसंयुग्मन होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। कार्बोनाइन के अंदर अतिसंयुग्मन कैसे होता है और क्यों होता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, ये CH3 यानी कि अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बोनाइन है, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं तो आप ध्यान से देखो, ये एक रिक्त कक्षक है और जैसे ही ये रिक्त कक्षक इसके पास में, इसके सामने इस सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को पाएगा तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करने लगेगा। और आकर्षित करने का कारण क्या है, वो स्थायी होना चाहता है। ऐसा करने से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो स्थायी हो जाएगा। ऐसा इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, ऐसा इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, ऐसा इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। मतलब जितने हाइड्रोजन अल्फा स्थिति पर लगे होंगे वो सारे हाइड्रोजन के साथ ये संभावना संभव होगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी अति संयुग्मन संरचना बन सकती है। कैसे? यहां से बंध टूट के यहाँ पाई बंध बन जाता है और यहां से बंध गायब हो जाता है। जो काम इसके साथ हुआ है वही यहां पर हो जाएगा, वही यहां पर हो जाएगा। तो अगर यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 अतिसंयुग्मन संरचना बनी। अगर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास n होते तो अतिसंयुग्मन संरचना भी आपके पास n होती। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते उतनी ज्यादा अतिसंयुग्मन संरचना होती, उतनी ज्यादा बार कार्बोनाइन को स्थायी होने का मौका मिलता। इसका मतलब कार्बोनाइन का जो स्थायी है वो अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा कार्बोनाइन स्थायी होगा। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप ये क्वेश्चन पोज करके एक बार ट्राई करें। तो आपने ट्राई किया होगा, यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं। यहां 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका ऑर्डर जो आएगा, ए सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा। कैसे देखा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोनाइन स्थायी। क्लियर है? आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। अब देखो, कार्बन मुक्त मूलक को मैं हमेशा बोलता आया हूं। एक और चीज स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बताऊं आपको, कार्बोनाइन के अंदर यहां पर ये सिग्मा पी संयुग्मन है। यहां पर सिग्मा बंध किसके साथ संयुग्मन में था? रिक्त पी कक्षक के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं भूल गया था बताना, मैं बता देता हूं आपको। सिग्मा पी संयुग्मन है ये कार्बोनाइन और कार्बोनाइन का जो अतिसंयुग्मन होता है। ठीक है, और यहां पर +H प्रभाव लगता है। मतलब ये जो CH3 समूह इस कार्बोनाइन के पास में लगा हुआ है, ये कौन सा प्रभाव लगा रहा है? +H प्रभाव लगा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही बात कार्बन मुक्त मूलक के लिए है। जो काम यहां पर कार्बोनाइन के लिए हो रहा था वही काम अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा दूं तब भी वो भिखारी रहेगा। वो अपने पास वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना नहीं खींचेगा लेकिन खींचेगा, और खींचेगा तो उतनी ही यहाँ पर अतिसंयुग्मन संरचना बनेगी। तो यहाँ पर भी n अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो कुल अतिसंयुग्मन संरचना कितनी बनेगी? n। और जितना ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी उतना ज्यादा मुक्त मूलक स्थायी होगा। तो वो जो केस मैंने धनायन वाला लिया था, आप धनायन की जगह मुक्त मूलक बना दो, सेम टू सेम वही का वही केस है। नेक्स्ट केस है एल्कीन में किस तरह से अतिसंयुग्मन होता है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी सिग्मा पी संयुग्मन ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, +H प्रभाव वही सेम टू सेम। एल्कीन में कैसे अतिसंयुग्मन होता है? सर आपने अभी तक तो हमें बेवकूफ बना दिया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो वो अपने पास वाले से खींच रहे थे, लेकिन यहां पर आप कैसे प्रूव करोगे? अपन ने बेटा बचपन में पढ़ा हुआ है कि एक कक्षक दूसरे कक्षक के साथ मिलकर टॉफी बनाता है इस तरह से। ठीक है ना, जब अतिव्यापन होता है तो टॉफी बनती है। इसको बोलते हैं बंध आणविक कक्षक और इसको बोलते हैं प्रतिबंध आणविक कक्षक। कुछ याद आ रहा होगा आपको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस वही चीज यहां पर होगी। इसके छोटे छोटे पीछे ये ऐसे लॉब्स छोड़ देगा, बस वही लॉब इनको आकर्षित करेंगे, है ना, जो प्रतिबंध आणविक कक्षक है। और किसके प्रतिबंध आणविक कक्षक है? पाई बंध के। इसलिए यहां पर कौन सा संयुग्मन मौजूद है? सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पाई प्रतिबंध आणविक कक्षक यहां पर संयुग्मन देखने को मिल रहा है। जितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही आपके पास अतिसंयुग्मन संरचना बनेगी और उतना ही ज्यादा आपकी एल्कीन स्थायी हो रही होगी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एल्कीन स्थायी होगी। ये आपका अतिसंयुग्मन है। अनुनाद पढ़ लिया, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ लिया, अपन ने अतिसंयुग्मन पढ़ लिया। ठीक है ना। अब जहां पर भी आप केस लगाओगे तो स्थायी का जो क्रम लगाओगे कहीं पर भी
तो सबसे ज्यादा स्थायी बेटा कौन होता है? अनुनाद, फिर आपका अतिसंयुग्मन, फिर प्रेरणिक प्रभाव, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण होता है, यहाँ पे सिग्मा बंध का पूर्ण विस्थानीकरण, जबकि यहाँ पे आंशिक। पाई को तोड़ना ज्यादा आसान है सिग्मा से, इसलिए अनुनाद को पहले प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, आप इसको पोस्ट करके ट्राई करें। तो आपने ट्राई किया होगा, निम्नलिखित दी गई अनुनाद संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना करें। अभी वो 6 नियम बताए थे, उसी के आधार पर करना है। यहां पर आप देखोगे दो पाइबंद आ रहे हैं, यहां पर भी देखोगे 2 पाइबंद आ रहे हैं, यहां पर 1 पाइबंद है, 1 पाइबंद है, यानी कि आर और एस को तो अभी साइड में रखो। पी और क्यू में अपन तुलना करते हैं, तो पी को आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे ऋणायन है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे ऋणायन है। अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन होना चाहिए, यानी कि पी सबसे ज्यादा स्थायी, फिर क्यू होगा। आर और एस की तुलना करोगे तो यहाँ पे कार्बन पे ऋणायन है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऋणायन है। तो कार्बन पे ऋणायन और नाइट्रोजन पे ऋणायन में नाइट्रोजन पे ऋणायन ज्यादा स्थायी होगा। तो पी, फिर क्यू, फिर एस, फिर आर, ये इसका स्थायी का क्रम हो जाएगा अनुनाद का।